जय हिंद दोस्तों। अल्बिडो आईएएस में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्री में भी और मेंस में भी दोनों से ज़बरदस्त क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन है जैविक खेती को लेकर। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे जैविक खेती। जैविक लिखिए या जैव लिख सकते हैं या बायो लिख सकते हैं। बायो, इनमें कुछ भी लिखा जा सकता, तीनों एक ही चीज है। एक कृषि की बात हो रहा है, अर्थात जैविक कृषि। मुख्य रूप से हम लोग बोलते हैं जैविक कृषि। जैविक कृषि ये है क्या, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैविक कृषि और प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक कृषि, खेती लिखिए या कृषि लिखिए तो वर्सेज लिख सकते हैं। प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक खेती या प्राकृतिक कृषि। खेती लिखिए या कृषि लिखिए, बात एक ही है। अब यहाँ समझने योग्य बात क्या है, किसान जो भाई हैं उनके सामने एक समस्या रहता है कि प्राकृतिक खेती अर्थात नेचुरल फार्मिंग, ये नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग ये है क्या नेचुरल फार्मिंग। और ये जो जैविक है, जैविक मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये दोनों क्या दोनों एक हैं या दोनों दो। यदि दोनों एक हैं तो क्या है, दोनों दो हैं क्या है, इस पर चर्चा करना है। मेंस में भी प्रश्न बनते हैं। अभी इस पे मेंस पे मैं लिखने का इस पे चर्चा करूंगा कि मेंस का उत्तर कैसे इस पे आएगा, कैसे प्रश्न बन सकते हैं, कैसे लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है ना सबको। तो नेचुरल जो फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, दोनों देखिए एक नहीं बल्कि दोनों दो हैं। दोनों यदि दो हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेचुरल अर्थात प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग अर्थात जैविक खेती, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है बिटवीन। तो इसमें देखिए जो प्राकृतिक खेती होता है, इसमें प्राकृतिक खेती का मतलब होता है, इसको हम लोग परंपरागत खेती कह सकते हैं। परंपरागत खेती, परंपरागत खेती भी कह सकते हैं। अर्थात जो खेती हमारा प्राचीन काल से चला आ रहा है, यानी कि उसमें बिना संकर बीज के, बिना हाइब्रिड बीज के, जो हमारा पुराना बीज है वही पहले बोलते थे किसान। जो हमारे फार्मर हैं, भारत की बात किया जाए या पूरे विश्व की बात किया जाए, जो किसान हैं, जो ये किसान हैं जो खेती करते थे वही खेती करते चले आए, वही पुराना का पुराना, कोई बीज में बदलाव नहीं। क्योंकि पहले खाद भी नहीं होता था। खाद मतलब कोई भी खाद, गोबर की खाद करें या हरी खाद की बात करें या केचुए की खाद की बात करें जिसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, या रासायनिक उर्वरक खाद की बात करें या कीटनाशक दवाओं की बात करें, कोई प्रयोग नहीं, इसमें कोई प्रयोग नहीं होता था। यानी कि रासायनिक खाद, रासायनिक उर्वरक या कहिए कीटनाशक दवा या कहिए कोई भी हरी खाद या कहिए वर्मी कंपोस्ट
यानी कि इत्यादि इस प्रकार की चीजें जो भी हैं, इन सब का प्रयोग नहीं होता है। बीज की अगर बात करें, पुराना बीज, जो पुराना बीज है उसी का प्रयोग होता है, अर्थात संकर बीज या नया बीज या कहिए संकर बीज का प्रयोग नहीं होता है इसमें। यहाँ तक कि ये माना जाता है इसमें खेत की जुताई तक नहीं ऐसे, लेकिन फिर भी जुताई आज के समय में मान सकते हैं, कर सकते हैं, माना गया, लेकिन जुताई नहीं। ऐसे जमीन पर जो प्राकृतिक चीजें हो रही हैं, जैसे पेड़ पौधे स्वतः उगाते हैं, पेड़ पौधे स्वतः जमीन पर उगते हैं, बहुत से पेड़ पौधे स्वतः फल लगता है, कोई सिंचाई की करने की आवश्यकता नहीं, इसमें सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं। अगर सिंचाई की बात करें तो सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं होता, सिंचाई नहीं करना पड़ता है, इरिगेशन की कोई आवश्यकता नहीं, नॉट इरिगेशन। इसमें परंपरागत खेती कहिए या प्राकृतिक खेती कहिए। प्राकृतिक खेती का मतलब जैसे प्राचीन काल में लोग खेती करते थे, ऐसे उगाए पेड़ पौधा। मान के चलिए जुताई हो सकता है, जुताई माना जाएगा, और उसे लिखा गया कहीं कहीं जुताई नहीं होता, लेकिन जुताई माना जाएगा, बिना जुताई के संभव नहीं है। लेकिन जुताई के अलावा और कोई नहीं, सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं, सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं। रासायनिक खाद, कीटनाशक या हरी खाद या बर्मी खाद या जो है कोई भी कूड़े कचरे का, गोबर का खाद, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं, ना कोई नया बीज, ना कोई संकर बीज, ना सिंचाई की आवश्यकता, केवल जम गया उसको उगा लाएं, लेके चले आएं। ये है प्राकृतिक खेती। ये चूंकि पहले से प्राचीन काल से, नवपाषाण काल की अगर बात करें, नवपाषाण काल से कृषि का प्रारंभ होता है इतिहास में, नवपाषाण काल से शुरू होता है, उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता, वैदिक में ऋग वैदिक, फिर उत्तर वैदिक में कृषि का बढ़िया विकास हुआ, क्योंकि 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है अतरंजी खेड़ा, से पहली बार लोहे का साँच मिलता है, दात्र मिलता है। दात्र मतलब हंसिया, जिसे हंसिया से काटा जाता सब चीज़, घास ओस काटे जाते हैं। तो लोहे के आविष्कार ने 1000 ईसा पूर्व में, उत्तर वैदिक काल में लोहे के आविष्कार ने यह सिद्ध कर दिया कि अब कृषि का विकास के साथ साथ अनऔद्योगिक विकास भी व्यापक मात्रा में होने लगेगा, और हुआ भी ऐसा, काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। तो कुल मिलाकर के इसमें इस प्रकार का जो खेती हो रहा है, इस प्रकार की खेती जो परंपरा चले आ रहे हैं, बिना कुछ किए ऐसे हो जाना, कोई कार्य इसमें नहीं। केवल बीज उज ऐसे पुराना बीज डाल दिया, जो पुराना बीज है छींट दिया, थोड़ा सा जुताई उताई कर दिया, गुड़ाई कर दिया, बस ऐसे, बाकी कोई कार्य नहीं। ये प्राकृतिक खेती, इसको परंपरा खेती कहते हैं। इसमें कोई पूंजी मानव का लगा, किसान भाई बंधु का लगा, कोई पूंजी नहीं लगा, इसलिए इसको कहते हैं जीरो बजट की खेती, जीरो बजट कृषि, जीरो बजट कृषि भी कहते हैं, या शून्य बजट आधारित खेती कह सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं, शून्य बजट आधारित खेती, शून्य बजट आधारित खेती, ये भी लिख सकते हैं, चाहे ये चीज लिखें चाहे ये चीज लिखें, ये है। जबकि इसमें क्या होता है, जैविक खेती में केवल 2 चीज का प्रयोग नहीं, बाकी सब प्रयोग। जैविक खेती क्या होता है, जैविक खेती में केवल रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होता, रासायनिक खाद, रासायनिक उर्वरक, चाहे उर्वरक लिखें या खाद, इसके साथ में और अगर बात करें तो रासायनिक कीटनाशक जो दवाइयाँ आती हैं, कीटनाशक दवाइयाँ, जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, इसको यूँ भी लिख सकते हैं संश्लेषित उर्वरक,
और संश्लेषित कीटनाशक दवाएं, इनका प्रयोग पूर्णतः लगभग वर्जित होता है या इसका न्यूनतम मात्रा में प्रयोग कर भी सकते हैं, और उसे वर्जित है, अप्रयोग है इनका क्या है, अप्रयोग मतलब इनका प्रयोग नहीं होगा या न्यूनतम प्रयोग कर सकते हैं, न्यूनतम। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में अर्थात जैविक खेती में इनका प्रयोग अप्रयोग है, यानी कि इनका प्रयोग नहीं होगा, ये वर्जित है, मनाही है, या हालांकि इसमें ये भी लिखा जा सकता न्यूनतम नाम मात्र के लिए जो है थोड़ा सा प्रयोग कर सकते हैं। ये रासायनिक खाद का मतलब जिसमें आप यूरिया समझते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट भी समझते हैं जिसको सुपर लोग कहते हैं, या डाई कहते हैं, डाई मतलब डीएपी, उसको लोग डाई बोल देते हैं, डीएपी, या अनेक प्रकार के खाद आते हैं, और साथ में कीटनाशक जो भी दवाएं हैं इनका प्रयोग वर्जित। तो इनके स्थान पर क्या होता, बाकी जितने प्रयोग है, हरी खाद इसमें नहीं था, इसमें हरी खाद का प्रयोग होता है, हरी खाद का प्रयोग, हरी खाद या हरी उर्वरक, हरा उर्वरक कहिए, हरी खाद का प्रयोग होगा। वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग होगा, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग होगा। वर्मी कंपोस्ट मतलब जो केचुए से बनाया जाता खाद, इसका प्रयोग होगा। जीवाणु से बना खाद, जीवाणु से बना खाद जो है इसका प्रयोग होगा, जीवाणु से जो बना है खाद इसका प्रयोग होगा। इसके साथ में और किसका प्रयोग होगा अगर बात करेंगे, हरी खाद में देखिए सनई का नाम सुने होंगे जो गांव से, या ढैंचा का नाम सुने होंगे, सनई है या ढैंचा है, या और भी चीज़ें जो हरे पेड़ पौधे कुछ उगाए जाते हैं उनको आज के समय तो हालांकि रोटर बेटर आ गया है, रोटर बेटर जो है, रोटर बेटर से काट दिया जाता है और उसमें सिंचाई अगर कर दिया जाए, बढ़िया से पानी भरा रहे खेत में तो सड़ जाएगा और खाद होगा, बहुत ताकतवर खाद होता है, डीएपी से ज़्यादा ताकत कहीं ना कहीं दे देता है। और वो हरी खाद है जैव अनुकूल है, वायु अनुकूल है, पर्यावरण के अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं। तो ये गोबर की खाद, गोबर के साथ जो गाय भैंस जानवर उनके मल मूत्र या जो उनके पालने का, जो उनके बैठने के लिए बैठावा होता है, बैठने वाला चीज़ होता है, वो सब चीज जो भी चीज़ें, जो कूड़ा करकट, हरे कूड़ा करकट जो है, साग सब्जियों की छिलके, ये सब, वो सब एक गड्ढे में रख करके उसको सड़ा दिया जाता है, सड़ जाता है, उसको लेके जाके खाद डाल दिया जाता है। ये सब खाद जो होती हैं वो देसी खाद होती है जिसको कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्ट मतलब देसी खाद, कंपोस्ट कहिए या देसी खाद। वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता केचुए से इन जो साग सब्जी के छिलके हैं या जो कूड़े करकट हैं, इसमें केचुआ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डाल करके खाद तैयार किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण वो भी खाद होता है। एक केचुए का जो बना हुआ खाद है बहुत ही बढ़िया होता है वर्मी कंपोस्ट। साथ में जीवाणु वाला खाद है, कई इस प्रकार के हरी खाद आपको दिखाई देंगे। इन खादों का प्रयोग गोबर के मलमूत्र से, कूड़े कचरे से, जो भी खाद इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं, ये खाद जो होते हैं पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं, इनसे कई फायदा मिलता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि जैविक खेती क्या होता है। इस जैविक खेती में इनका प्रयोग नहीं, जुताई यहाँ पे होगा, यहाँ पे संकर बीज का प्रयोग होगा, संकर बीज का प्रयोग होगा। यहाँ पर केवल ये दो चीज का प्रयोग नहीं होगा, संकर बीज का प्रयोग होगा। संकर बीज मतलब हाइब्रिड बीज या हाई सोसाइटी, उच्च गुणवत्ता वाली, एच मतलब हाई गुणवत्ता वाली जो बीज है उसका भी प्रयोग होगा। जो उच्च उत्पादन क्षमता दे उसका भी संकर बीज, हाइब्रिड बीज का भी प्रयोग होगा यहाँ पर। इसमें सब मनाही था। तो कुल मिलाकर के जैविक खेती इस खेती से कहीं ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है।
और जो रासायनिक खेती इस समय कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा अच्छी। हालांकि रासायनिक खेती से पैदावार बढ़ा है, हमारे देश की ही नहीं पूरे विश्व की, खास करके भारत की बात किया जाए, भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इस बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए 1960 के दशक में हरित क्रांति का जन्म होता है। हरित क्रांति के जनक विश्व में नॉर्मन ई बोरलाग को माना गया है। नॉर्मन ई बोरलाग को विश्व में हरित क्रांति का जनक, और उस हरित क्रांति को भारत में फैलाने वाले लाए हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना गया है। ये भारत में जो हरित क्रांति के जनक माने गए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलाग हैं। नॉर्मन ई बोरलाग को नोबेल पुरस्कार भी मिला है। किस क्षेत्र में मिला है? शांति के क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा, यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। नॉर्मन ई बोरलाग को पुरस्कार जो मिला है, शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार प्रत्येक 10 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और जो शांति के क्षेत्र में मिलता है नोबेल का पुरस्कार, वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलता है। बाकी सब पुरस्कार जितने हैं सब मिलते हैं स्वीडन में, स्टॉकहोम की राजधानी। दोनों बगल बगल में है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड भी है। तो हमने बताया ये जैविक खेती की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि रासायनिक खादों के प्रयोग से, साथ में ये जो रासायनिक कीटनाशक हैं इनके प्रयोग से अनेक पशु पक्षियों को नुकसान। कीटनाशक के प्रयोग से पक्षियां बहुत मर जाती, मृत हो जाता उनके खाने से, और अनेक प्रकार के पशुओं को भी लिए नुकसान। पशु उसको खाया, जो चारा है पेड़ पौधे पे डाला, पेड़ पौधे से डालने से उसमें कुछ असर गया, पेड़ पौधे को पशु ने खाया। पशु के मरने के बाद में उन जो पशु मर जाते हैं, मृत हो जाता है, उन पशुओं को यदि मिट्टी के नीचे नहीं दफन किया गया तो कीड़े मकोड़े तो मिट्टी के नीचे खाते हैं, लेकिन ऊपर रहेगा पशु पक्षी खाते हैं, जानवर खाते हैं, पक्षी खाते हैं, पशु नहीं पक्षी खाते हैं। कुछ पशु भी खाते हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली, सियार, ये भी लोग खा लेते हैं। तो उन में विषाक्तता पहुंच गई है, विष के अंश पहुंच गए, इससे अनेक प्रकार के पक्षी मारे जाते हैं। तो इस खेती के करने से एक चीज का प्रयोग वर्जित हो गया। इसके वर्जित होने से पशु पक्षी जीव जंतुओं को फायदा हुआ, और जो हम लोगों पे बैड इफेक्ट पड़ रहा था, मानव पर, वो बैड इफेक्ट पड़ना बंद हो गया। ऐसा वैज्ञानिक ने माना, ऐसा पाया, और सही भी है। इसलिए 1990 के दशक से, 1990 के दशक से भारत ही नहीं विश्व में, लेकिन भारत की बात किया जाए, भारत खास करके यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, अनेक प्रकार के रोग भी हैं, बीमारियां भी हैं, भारत में भी हैं। तो भारत में जैविक खेती, विश्व में जैविक खेती का एक प्रचलन आया, शुरू किया गया कि अब जैविक खेती क्यों ना शुरू किया जाए 1990 के दशक से। और आज डिमांड होते होते यहाँ तक पहुँचा डिमांड कि भारत का जो सिक्किम राज्य है इस समय, हालांकि सिक्किम पहले एक दूसरा देश हुआ करता था, लेकिन सिक्किम ने इच्छा जाहिर किया और 35वां संविधान संशोधन 1975 में ये भारत का पूर्ण राज्य बन के जाता है। तो ये सिक्किम जो है, सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य बन गया है। 100% 2016 में 100%, 100% कहिए या 100% कहिए, जैविक खेती करने में नंबर 1 पे आया और पहला राज्य बन गया। भारत का पहला राज्य, जैविक राज्य जो बनता है वो सिक्किम बनता है, 2016 में ही बन गया। तो ये पूछा गया प्री में भी प्रश्न, आगे अभी पूछे भी जाएंगे। भारत का पहला राज्य जो जैविक राज्य बना, या किस राज्य में जैविक खेती हो रही है, ये कौन सा राज्य है जैविक खेती करने वाला, अर्थात वहाँ पे रासायनिक उर्वरक और रासायनिक दवाई का प्रयोग नहीं होता। बाकी सब जो भी बीज उगाए जाते हैं, पौधे उगाए जाते हैं, वो जो है हरी खाद से, बर्मी खाद से, जीवाणु के खाद से, कंपोस्ट हैं या संकर बीज हैं,
सिंचाई ऊंचाई होगा, सिंचाई होगा, ऐसा नहीं कि सिंचाई नहीं हुआ, इसमें सिंचाई नहीं था, इसमें सिंचाई होगा। ये पर्यावरण के अनुकूल है, पहला राज्य बना। अगर केंद्र शासित पूछ लिया जाए कि भारत का वो पहला कौन सा केंद्र शासित राज्य है जो जैविक राज्य बन गया, अर्थात 100% जैविक खेती करने वाला राज्य बना है, वो है भारत का। अगर बात करें लक्षद्वीप, भारत में यही तो भैया लक्षद्वीप है, छोटे छोटे ये द्वीप हैं, बहुत छोटा सा है, इतना छोटा है। भारत का सबसे छोटा राज्य है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा राज्य है केंद्र शासित प्रदेश में। और ऐसे तो पूरे भारत की राज्य की बात किया जाए, सबसे छोटा राज्य गोवा है क्षेत्रफल में, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, सभी जानते हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में, यूनियन टेरिटरी में अर्थात यूटी में सबसे ज़्यादा, सबसे छोटा देश कौन है? यही है, सबसे छोटा राज्य, देश बोल दिया, सबसे छोटा राज्य, प्रदेश, स्टेट। ये जो सिक्किम है इसमें कुल 36 द्वीप हैं, आइलैंड, 36 आइलैंड, 36 द्वीप हैं। यहीं पे इसकी राजधानी कावारत्ती भी है। तो ये जो लक्षद्वीप है भारत का केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। और उसे पूरे विश्व की नहीं, पूरे भारत की बात अगर करें तो पूरे भारत में दूसरा राज्य, चूंकि पहले नंबर पे सिक्किम बना था 2016 में, ये 2020 में बना है, 2020 में भारत का पहला केंद्र शासित राज्य बन के तैयार हुआ जैविक खेती करने में। अब सवाल इतना हमने पढ़ लिया, 21 मिनट हम पढ़ चुके हैं, इस पे विस्तार में चर्चा में दोनों में डिफरेंस देखें, दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं ये भी देखें। हमें लगता है, विश्वास है कि अब ये आपको भूलेगा नहीं। जो भूल गया उसके लिए तैयारी, कोई भी तैयारी करना ठीक नहीं। इतना आसान मैंने बता दिया, समय लिया थोड़ा, लेकिन लंबे टर्म तक, चाहे वनडे में तैयारी करो या पीसीएस में या समीक्षा अधिकारी में या किसी भी स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी। अब यूपीएससी में प्रश्न इस पे मेन से बनाएगा, हाल के घटनाओं के अध्ययन के आधार पर, हाल के घटनाओं के अध्ययन के आधार पर इस समय रासायनिक खेती और रासायनिक खेती के विकल्प के रूप में जैविक खेती कहीं अच्छा और अनुकूल दिखाई देता है। क्या आपके राय में यह सही है? इस पर टिप्पणी करें। तथा यह प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग से किस प्रकार से भिन्न है? प्रश्न बना सकते हैं। तो जब प्रश्न लिखेगा, प्रश्न लिखना आसान है, मेंस लिखना कलाकारी है, लेकिन ज्ञान तो होना चाहिए। और प्री सबसे कठिन, इसलिए कठिन, प्री में ज़्यादा लड़के छट जाते हैं, मेंस में कुछ ही बढ़ सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? तो पहले आप, उसमें पूछा गया है जिस हिसाब से, एक एक शब्द को डिफाइन करके आगे बढ़ते चले जाइए। पहले जैविक खेती को परिभाषित कर दीजिए, अपने कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास कीजिए कि जैविक खेती क्या है। सीधा सीधा बोल दीजिए, विश्व खाद्य संगठन के शब्दों में, यानी कि FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व खाद्य संगठन। इसका मुख्यालय रोम में है। रोम ये वही इटली की राजधानी है। इटली की राजधानी रोम। रोम के अंदर उसे एक देश है, वेटिकन सिटी, विश्व का सबसे छोटा देश। वेटिकन सिटी जान रहे होंगे, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, ये रोम के अंदर है। जैसे अगर भारत की कहा जाए, भारत की राजधानी क्या? दिल्ली। दिल्ली का कोई एक मोहल्ला ले लेते हैं, मुखर्जी नगर या करोल बाग, वो एक देश बन जाए ऐसे। तो इसके अनुसार, विश्व खाद्य संगठन के अनुसार अगर देखेंगे तो ये इसके अनुसार भी लिख सकते हैं परिभाषा एक लाइन में, या ऐसे लिखना चाहे अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि जैविक खेती क्या है, यही जो हमने बताया, इसी के आधार पे संक्षेप में अपने अपने, सबका हमारा अलग रहेगा लिखने का तरीका, आपका अलग, इनका अलग, इनका अलग, सबका अलग अलग तरीका रहेगा लिखने का। लिखेंगे सब एक ही थी। अब उसमें से कौन कितना कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया चीज़ कैसे? अब ये आता अभ्यास से।
इथिक्स में पढ़े होंगे, गुड हैबिट बैड हैबिट। जिसका गुड हैबिट बना है, अच्छे कार्य करने का डेली अभ्यास कर रहा है, वो आएगा। अब जो 2 घंटा पढ़ेगा, 2 दिन घूमेगा, फिर 4 घंटा पढ़ेगा, फिर 4 दिन घूमेगा, जब एग्जाम आ जाएगा तब पढ़ेगा, तब थोड़े होता भैया। तो यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरी चीज अब हम इस पे चर्चा करेंगे कि अगर बात किया जाए कि इसका लाभ क्या है, इसका लाभ क्या है, ये जो जैविक खेती है इसका लाभ क्या है। इस जैविक खेती का जो है, जैविक कृषि का लाभ क्या है, इसके लाभ की चर्चा करेंगे। और इससे कुछ ऐसे हानियां भी हैं, ऐसा नहीं कि लाभ ही है, जिसके लाभ होंगे उसके कुछ ना कुछ हानि भी होंगे, लेकिन जहां लाभ ज्यादा होगा वहां हानि कम दिखाई देगा, ऐसा आप जान रहे हैं। जैसे भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अच्छाई ही अच्छाई, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि भी दिखेंगी, लेकिन हमको त्रुटि से उतना नहीं मतलब, ऐसे चीज़ों में त्रुटि नहीं पूछा जाता, ध्यान दीजिएगा। तो जैविक खेती के लाभ, यहाँ पे एग्जाम में ऐसा भी आ सकता, क्या जैविक खेती पूर्णतः शुरू कर दिया जाए? नहीं, पूर्णतः इसमें देखिए हमने बताया ना, अल्प न्यूनीकरण, यानी कि न्यूनतम कुछ मात्रा कुछ मिला सकते हैं। एकाएक यदि पूरा भारत जैविक खेती करने लगेगा, अगर उत्पादन बढ़िया नहीं हुआ तब मान लीजिए, तो इसलिए एकाएक नहीं करना, और एकाएक रासायनिक खाद का प्रयोग बंद भी नहीं करना, धीरे धीरे स्टेप बाय एक एक करके स्टेप, उसकी मात्रा कम करते जाएंगे रासायनिक की, धीरे 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 एक समय उसकी मात्रा कम होगा, फिर हम इस पे आ जाएंगे जैविक खेती की ओर। अब जैविक खेती से फायदा क्या है? देखिए, इससे एक फायदा जबरदस्त है, जब हम रासायन का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई भी खाद जो मार्केट में बिक रहा है, कोई भी खाद या कीटनाशक दवा का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हमारा जो है सबसे नंबर 1 पे जल प्रदूषण रुक जाएगा काफी हद तक। जल प्रदूषण में क्या आ जाएगा? कमी आ जाएगा, काफी हद तक रुकना, जल प्रदूषण में काफी हद तक कमी आना आएगा। दूसरा चीज, मृदा प्रदूषण में भी कमी आएगा, मृदा प्रदूषण रोकने में सहयोग मिलेगा, यानी कि कम कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। आपको अब अपने शब्द में लिखना है, थोड़ा सा सरल भी नहीं लिखना, न थोड़ा न ज़्यादा कठिन भी लिखना, मीडियम के मध्यम मार्ग में, कुछ टेक्निकल शब्द भी इस्तेमाल। अब इतना इजी भी नहीं लिखेगा कि मिट्टी प्रदूषण कम हो जाएगी, सीधे सीधा कुछ थोड़ा सा लगे कि प्रोफेशनल टाइप का। तो जल प्रदूषण में, जल प्रदूषण को रोकने में सहयोग, मृदा प्रदूषण को रोकने में सहयोग, मृदा प्रदूषण को रोकेगा। अब जब ये जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण नहीं होगा, तो देखिए कुछ फसल की जो गुणवत्ता है वो बढ़ेगा, फसल की गुणवत्ता में सुधार, फसल की गुणवत्ता में वृद्धि, क्या होगा? वृद्धि होगा, फसल की गुणवत्ता में वृद्धि होगा। और फसल की गुणवत्ता में वृद्धि के साथ साथ स्वाद भी रहेगा, लेकिन अब स्वाद नहीं लिखना है। तो फसल की गुणवत्ता जब बढ़ेगा और ये प्रदूषण भी नहीं रहेगा, पर्यावरण के अनुकूल भी रहेगा, पर्यावरण के अनुकूल। चूंकि अनुकूल क्यों रहेगा? क्योंकि रासायनिक चीजें नहीं पड़ रही हैं, और जो पड़ रहे हैं वो सब प्राकृतिक चीजें लगभग हैं। पर्यावरण के अनुकूल जब रहेगा, देखिए जो मानव का अनेक प्रकार के जो पशु पक्षी हैं वो इसको अब प्रयोग करेंगे, उनके लिए कोई नुकसान नहीं। और ऐसा आप जानते हैं, प्रकृति में सब एक दूसरे जीव पर, सब एक दूसरे पर निर्भर है, मानव भी कहीं ना कहीं निर्भर है। जब गुणवत्ता आएगा फसलों में, और जो भी जीव जंतु, जो भी चीज़ मानव कुछ जीव जंतु में भी खाते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, या फसल भी खाते हैं, चाहे उसका भ्रूण खाता हो, मानव भ्रूण भी खाता है। जैसे गेहूं जो है ये भ्रूण ही है, कोई का वर्तिकाग्र खाता है जैसे केसर है, कोई जड़ भी खाया जाता है जैसे गाजर जड़ है, मूली जड़ है, किसी का तना खाया जाता है जैसे गन्ना है,
या आलू है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। कुछ कंद, कुछ परकंद भी खाए जाते हैं, किसी की पत्तियां खाई जाती हैं, जैसे अनेक प्रकार के जो साग बनाए जाते हैं, सब यानी कि मानो जो भी खा रहा है वो सब अगर केमिकल पड़ता तो कहीं ना कहीं उस केमिकल का असर जाता। अब ऐसे कोई असर नहीं। इससे मानव का स्वास्थ्य जो होता है, स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य में वृद्धि होगा, सुधार होगा, स्वास्थ्य बढ़ेगा, अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अगर बढ़ेगा, आदमी के अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगा, बीमारियां दूर, काफ़ी हद तक बीमारियों को रोकने में सहयोग मिला। इससे क्या होगा, जीवन प्रत्याशा तो भी बढ़ेगा, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। जीवन प्रत्याशा यानी कि उम्र जो है, जहां 60 साल है, 62-65 साल और थोड़ा आगे बढ़ जाएगा कि नहीं जीने की उम्र, जीवन प्रत्याशा बढ़ेगा। यही इतना ही नहीं, इस जैविक खेती से, जिसमें जैविक खेती मतलब गोबर, मलमूत्र, हरी खाद, कंपोस्ट, ये सब जो भी प्रयोग किए जा रहे, बर्मी की खाद जो प्रयोग किए जा रहे कूड़े कचरे से, ये सब जो बनेंगे, इससे जो है जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है। सिंचाई अंतराल में इरिगेशन जो होता है, इरिगेशन मतलब सिंचाई, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होगा, सिंचाई अंतराल में वृद्धि। जैसे अगर जब आप यूरिया का प्रयोग करते हैं, पोटाश, डाई, इन सब का प्रयोग करते हैं, डीएपी, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, यदि महीने में किसी फसल की, सपोज करिए, मानिए यदि महीने में, एक माह में अगर आप जो है 3 बार सिंचाई करते हैं, 10 दिन के अंतराल पर, 10 दिन के अंतराल पर 3 बार महीने में, तो इसके खेती से महीने में 2 ही बार सिंचाई करना पड़ेगा, यानी कि सिंचाई अंतराल में वृद्धि। अब सिंचाई 2 बार क्यों करना पड़ेगा, पहले 3 बार करते थे। भाई यदि खेत की नमी बनी रहेगी तो हम सिंचाई करेंगे क्यों, जब नमी नहीं रहता तब ही सिंचाई करते हैं ना। तो सिंचाई अंतराल में वृद्धि, और क्या लिख सकते हैं, सिंचाई अंतराल में वृद्धि के साथ साथ इसका मतलब नमी धारण क्षमता बढ़ गया कि नहीं, तभी कर रहे हैं, इसका मतलब नमी धारण क्षमता में वृद्धि, नमी धारण क्षमता में वृद्धि, नमी धारण क्षमता बढ़ गया है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर और आगे देखेंगे और क्या हो सकता है इसके लाभ में, अगर बात करेंगे, नमी धारण क्षमता में वृद्धि हो गया, और क्या लिख सकते हैं इसमें, और देखिए लिख सकते हैं भूमि में पानी का जो है, ऐसे में वाष्पीकरण, इसमें पानी का वाष्पीकरण कम होता है। समझ रहे हैं ना, आप सब समझ रहे हैं, तुमको समझ में आया भैया। देखिए तो वाष्पीकरण जो होगा जल से, वाष्पीकरण में कमी आएगा। देखिए जल धारण क्षमता बढ़ रहा है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वाष्पीकरण तो कम हो रहा है, तभी तो नमी कम जा रहा है, नमी धारण में वृद्धि हो रहा है, अंतराल में वृद्धि हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वाष्पीकरण कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा। और साथ में देखिए जो हरित क्रांति आया था 1960 के दशक से लेकर, जिसमें हमने बताया नॉर्मली बोल्ला की कहानी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की कहानी बताएं, तो हरित क्रांति से जिसमें संकर बीज आया, संकर बीज के प्रयोग से और अनेक प्रकार की इन सब के प्रयोग से कहीं न कहीं धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है। तुरंत नहीं दिखता है लेकिन धीरे धीरे दिखता है। तो ऐसे में जो है उर्वरा शक्ति में घटेगी नहीं, मिट्टी की, मृदा की उर्वरा शक्ति घटेगी नहीं, बल्कि इसमें क्या होगा, वृद्धि होगा या बनाए रखेगा, बनाए रखेगा। और जो हम आज की खेती करते हैं जिसमें अनेक प्रकार के केमिकल का प्रयोग करते हैं, उससे आगे चलकर जो है, ऐसा अनुमान है कि आगे चलकर उर्वरा शक्ति, मृदा की उर्वरा शक्ति घट जाएगी, और इतना घट जाएगी आगे हो सकता बंजर में, बारेन मतलब बंजर में हो सकता तब्दील हो जाए। इसीलिए आज वर्तमान में जो है
हमें सतत कृषि करने की आवश्यकता है। सतत मतलब समझ रहे हैं ना, धारणी कृषि, सतत कहिए या धारणी, यानी कि सस्टेनेबल फार्मिंग की आवश्यकता है। सस्टेनेबल फार्मिंग की आवश्यकता है, धारणी कृषि की आवश्यकता है। सस्टेनेबल कहिए या उसी को कहते हैं धारणी कृषि, या उसी को कहते हैं सतत कृषि, या कहती है सतत धारणी कृषि, ऐसा भी। इसका मतलब क्या होता है, ऐसी कृषि जो अनवरत चलती रहे, अर्थात भावी पीढ़ी की जरूरतों को देखते हुए, जो भावी पीढ़ी है, अब ऐसा खेती न करिए कि अपने तक ही सीमित रहे, आगे भावी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए आप कुछ न छोड़ें। विकास ऐसा करना है, सतत विकास, धारणी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा विकास करना है या ऐसा खेती करना है जिसमें भावी पीढ़ी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए खेती किया जाए तथा पर्यावरण के अनुकूल हो। क्या हो, पर्यावरण के अनुकूल। ऐसे खेती करने की आवश्यकता है, ऐसे विकास करने की आवश्यकता है। सतत फार्मिंग पर, यानी कि सस्टेनेबल फार्मिंग पर जोर दिया जा रहा है। तो एक चीज़ तो ये उर्वरा शक्ति में वृद्धि होगा, साथ में बंजर बनने से रोकेगा, ये भी लिख सकते हैं, उसी का दूसरा रूप है, यानी कि इसी को दूसरे रूप में लिख सकते हैं, मिट्टी को बंजर बनने से रोकेगा। और क्या हो सकता है, फसल की गुणवत्ता में वृद्धि होगा। और क्या हो सकता है, उत्पादन में कमी नहीं आएगा, उत्पादन बल्कि बढ़ेगा। आपको समझ में आ रहा है ना। भूमि के जल स्तर में भी वृद्धि हो, जो हमारा जल स्तर नीचे जा रहा है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है ना, वाटर लेवल नीचे जाने के कारणों में एक कारण ये भी है। पहले एक तो कारण है कि हम लोग जल ज़्यादा बर्बाद करते हैं। एक एक बूंद जल के लिए तब एहसास होता है जब लोग एक एक बूंद जल के लिए, जब जिनके पास पैसा नहीं रहता, जो आम भारत ही नहीं पूरे विश्व की बात हो रही है, जो लोग ज़्यादा गरीब हैं। अब दिल्ली में 5 रुपये का गिलास, एक गिलास थोड़ा सा इतना आता है, एक गिलास पानी 5 रुपये मिलता है गर्मियों में। हम लोग गांव के लोग जो हैं, जो भी गांव के लोग हैं, हम लोग 5 गिलास पानी पी लेंगे, उससे 50-25 रुपया, तब जाके पेट थोड़ा सा कुछ राहत मिलेगा। लेकिन कब तक पियोगे? एक एक बूंद की कीमत है, जल की बूंद, एक बूंद जिंदगी के लिए है, ऐसा सुने होंगे, बार बार भारत सरकार इस पे जोर दे रही है। तो जो इस प्रकार की खेती होता है, इस प्रकार की खेती से जो जल स्तर है, जल स्तर कुछ ऊपर आता है, बल्कि बनाए रखता है, या कहिए बनाए रखता है या ऊपर आता है। और उसमें जो होता है, जिसमें रासायनिक का प्रयोग हो रहा है, उसमें जल स्तर, वाटर लेवल नीचे चला जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा हमारी बात। तो ये सब आपको लिखना है। जल स्तर को क्या लिख सकते हैं, जल स्तर, भूमि का जल स्तर, का जल स्तर बनाए रखना, बनाए रखता है, अर्थात वाटर लेवल नीचे नहीं जाने देता है। यहाँ तक समझ में आ गया है। और इसमें क्या हो सकता है, और बताइए। देखिए, जब जल स्तर बना रहेगा, बढ़िया रहेगा, तो एक चीज़ और है, अगर यहाँ पे जो गोबर की खाद का प्रयोग, कीड़े मकोड़े वाला खाद का प्रयोग करें, अनेक प्रकार की जीव जंतु होंगे कि नहीं भाई, कीड़े होंगे, छोटे मोटे केचुए भी होंगे, केचुए का खाद बन रहा है, तो छोटे मोटे कीड़ों को उनसे बड़ा जीव खाएगा, प्रकृति का नियम है। एक छोटे जीव को बड़ा जीव, फिर उससे बड़ा जीव, उस बड़े जीव को मेढक, छोटा बड़ा कीड़ा हो गया, उस कीड़े को मेढक खाएगा, मेढक खाएगा तो मेढक को खाने के लिए सर्प आ जाएगा, और जब सर्प आएगा तो सर्प को खाने के लिए मोर आएगा, हमारा राष्ट्रीय पक्षी 1972 में लाया गया। कुल मिलाकर के इससे जो है जैव विविधता में संरक्षण मिलेगा, बायोडायवर्सिटी बढ़ेगा, जैव विविधता में संरक्षण मिलेगा, यानी कि इससे क्या होगा, ये सुरक्षित रहेगा, चाहे लिखिए सुरक्षित रहेगा या संरक्षण बढ़ेगा, या इसमें जैव विविधता में वृद्धि होगा। जैव विविधता 22 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जन जागरूकता के लिए,
ताकि आप, जैव विविधता का मतलब होता है जिस स्थान पर लगभग हर प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, सब जो वनस्पति और जंतु में मिला करके लगभग सब पाए जाएं। ये प्रकृति का समन्वय भी होता है। तो जैव विविधता घट रही है लोगों के कारण, मानव की संख्या ज़्यादा हो रहा है, तो इनके प्रकृति आवास में जो है हस्तक्षेप मानव कर रहा है, दोहन कर रहा है। तो मानव थोड़ा सा गलत काम कर रहा है, तो उनसे संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि हर एक जीव का, जितने भी जीव है सब मानव के लिए उपयोगी हैं, और मानव का जीवों के साथ, सबके साथ एक दूसरे के पूरक होते हैं ना भाई। तो जैव विविधता भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं सोचिए, और इसमें क्या लिख सकते हैं, भूमि की गुणवत्ता में सुधार होगा, जल धारण क्षमता भी होगा, और क्या हो सकता है, उपजाऊ भी बढ़ेगा, उपजाऊ में वृद्धि होगा, भूमि का वाष्पीकरण भी बता दिए हैं, भूमि की गुणवत्ता भी बता दिया गया है, और क्या हो सकता है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए हमारे पढ़ाने लिखाने का मतलब क्या है, इतना हमने बता दिया। अब आप भी कुछ अपना सोचिए और क्या हो सकता है, और इसको लिखने की कोशिश कीजिए, तो लिख लेंगे। नुकसान क्या है, थोड़ा सा अगर नुकसान देखेंगे कि इसमें ऐसा माना जाता है कि अभी इसमें देखिए उत्पादकता बढ़ेगा, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होगा, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होगा, बढ़ेगा उत्पादकता, यानी कि गुणवत्ता, उत्पादकता मतलब गुणवत्ता बढ़ेगा, लेकिन उत्पादन थोड़ा सा हो सकता कम हो जाए। जैसे केमिकल के खाद के प्रयोग से अगर मान लीजिए आप 10 कुंटल निकालते हैं, हो सकता है इसमें 9 कुंटल या 9.5 कुंटल आ जाए, उत्पादन कम होने की संभावना है। लेकिन उत्पादकता यानी कि गुणवत्ता में अनेक इससे जो है अनेक जो फसल होगा, इससे फसल पोषक तत्वों से भरपूर, पोषक तत्व में अनेक, इनके फसलों में अनेक प्रकार के विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, वसा, पोटेशियम, सोडियम, अनेक कार्बनिक पदार्थ से भरपूर इसमें रहेंगे। लगभग हर प्रकार के लगभग तत्व इसमें आ जाएंगे जो मानव के लिए उपयोगी। तो ये सब लिख सकते हैं। थोड़ा सा उत्पादन कम होने की क्षमता इस प्रकार के लिख सकते हैं। और दूसरी चीज, ये थोड़ा जो है, अगर एक चीज और देखेंगे, लाभ में अगर इसकी बात करेंगे तो एक चीज और इसमें दिखेगा, जो जैविक खेती हो रहा है इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशक दवा का प्रयोग नहीं। अब वो सब हम मार्केट से खरीदते हैं। यूरिया इस समय यदि आप खरीदते हैं, यूरिया का दाम घटा है, 45 किलो का आ रहा है, लेकिन वहीं डीएपी देखते हैं, डीएपी 1300 रुपये की एक बोरा। सुपर लेते हैं, सुपर जिसको सुपर फास्फेट लिखा रहता है, तो लगभग 500 रुपये बोरा आता है। अब मान लीजिए कि जिसके पास जितना पैसा, जितना खेत है, खेत के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डालता है पैदावार बढ़ाने के लिए, लेकिन लागत बढ़ा कि नहीं, उसमें लागत बढ़ जाता है जब रासायनिक खाद। फिर अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े लगते हैं, जैसे धान की फसलों में अनेक प्रकार के, गन्ने की फसलों में अनेक प्रकार के कीड़े लगते हैं। तो अनेक प्रकार के केमिकल का छिड़काव आप करते हैं कि नहीं, ऐसे ऐसे फुहारे टाइप का छिड़काव करते हैं। जो छिड़काव करें या डाई पोटाश जो भी डालें, लागत बढ़ा कि नहीं, उसमें लागत बढ़ता है, इसमें लागत नहीं बढ़ता, क्योंकि गोबर का खाद आपके पास गाय भैंस जो पाले हैं उससे बन रहा है, हरी खाद बो दिए उसमें, उससे बन रहा, केवल संकर बीज वही लाना है बस मार्केट से। बाकी जो है सब कूड़े करकट वाले जितने भी कूड़े कचरे वाले, करकट नहीं, कूड़े कचरे वाले जो भी हैं, ये जो या जो बर्मी खाद बनाया जा रहा है, लागत उसकी तुलना में इसमें कम है, यानी कि उत्पादन लागत कम, उत्पादन लागत इसमें कम होता है। उत्पादन लागत कम, जब लागत कम होगा अभी तब आय बढ़ा कि नहीं, इनकम बढ़ गया, किसान की आय बढ़ जाएगी, किसान की आय में वृद्धि, आय में वृद्धि, किसान की आय में वृद्धि होगा,
लागत कम होगा। ऐसा नहीं लिखिएगा कि लागत कम होने से आय में वृद्धि, है तो वही सिस्टम, लेकिन पहले पॉइंट में लिखिए कि जैविक खेती के लाभ में उत्पादन लागत में कमी आती है, कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिए किसानों की आय में वृद्धि होती है, या वृद्धि लिख के छोड़ सकते हैं, वृद्धि होती है, पूरा है तो एक ही चीज, लेकिन ये पहले दिखाइए, पॉइंट में दिखाएंगे, पॉइंट बढ़ता जाएगा। ज़्यादा अगर पॉइंट है तो नंबरिंग कीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 10-15 अगर लाइनिंग है। गिनती भी एग्जामिनर देखेगा, इतना लाइन लिखा यार, फायदा, लड़का जीनियस लड़का है स्टूडेंट। लेकिन अगर ज़्यादा पॉइंट नहीं है तब पॉइंट में न लिखिए, नंबरिंग न दीजिए, केवल ऐसे पॉइंट में लिख दीजिए। मान लीजिए 4, 5, 6 आपको याद है, लेकिन इसमें तो इतना बनते चला जा रहा है। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत लिखेंगे, अंततः निष्कर्ष आप अपना लिख सकते हैं, 2-3 लाइन का निष्कर्ष। इस प्रकार से हम देखते हैं, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैविक खेती आज वर्तमान में मानव के भाग दौड़ की जिंदगी में जैविक खेती कहीं न कहीं ज़्यादा फायदेमंद है। जैविक खेती आज करने की आवश्यकता आ गई है ताकि हम भावी पीढ़ी के लिए कुछ संरक्षित कर सकें। इसमें लागत भैया कम आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, लागत कम आ जाएगा, लागत कम आने से आय बढ़ जाएगा, ये सिस्टम है इसका। ऐसे बहुत है पॉइंट, हम ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करना चाहेंगे। और अगला जो हम लाएंगे वो पूरा का पूरा या तो मेंस रहेगा या तो पूरा का पूरा प्री रहेगा। प्री के प्रश्न यहीं से बनते हैं। वनडे की अगर वन लाइनर की बात करें, समीक्षा अधिकारी या पीसीएस प्री माने वनडे ही मान के चलिए। अब स्टैंडर्ड प्रश्न बन रहे हैं, मैं इस बात को मानता हूँ। जो बिहार में प्रश्न इस समय कराए जा रहे हैं 2023 में, या अभी जो 2023 में यूपी में पेट का पेपर हुआ, 4 स्टैंडर्ड पेपर बना रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा कमी ये किए, पेट एक पात्रता परीक्षा है। पेट क्या है? एक पात्रता परीक्षा, और उसकी योग्यता हाई स्कूल रखा है। हाई स्कूल वाला जो पास है, यानी कि 10 जो पास है, 12 जो पास है, वो भी भर सकता है। 10 पास वाले को अभी उसको पता ही नहीं लगेगा जहाँ से जीएस पूछा जा रहा है, तो 10 योग्यता देने का क्या मतलब है? 10 यदि योग्यता दिया जा रहा है तो 10 योग्यता में कहाँ पढ़ लिया है? जो प्रश्न में है, यूपीएससी जो लड़का तैयारी कर रहा है उसको भी सब नहीं मालूम है। तो ये ध्यान उनको देना चाहिए कि हम क्या बना रहे हैं। बाकी तो हमारे पास अगर किताब खोल के दे देंगे, हम ऐसा प्रश्न बना देंगे, यूपीएससी का सदस्य या अध्यक्ष भी आपको प्रश्न नहीं हल कर सकता। ये चैलेंज मैं देता हूँ भाई, मेरे पास भी किताब है, मैं ये जानता हूँ इसको कोई नहीं देखता, इस पे किसी की नज़र नहीं जाता। वो चीज़ दिया जाएगा ना जिसकी कोई उपयोगिता नहीं, ऐसा चीज़ दे दिया जाएगा जिस पे कहीं से नज़र नहीं जाती। जब फंसाना ही होगा किसी को भी, किसी टीचर को या किसी को, अध्यक्ष को या सदस्य को, एनी को, जब फंसाने की ही उद्देश्य आएगा तो ऐसा दे दूंगा, आपको नहीं हल होगा, आपको नहीं। भाई किताब से हम प्रश्न बना रहे हैं ना, जान रहे हैं यहाँ इसको कोई नहीं देखता, तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। लेकिन फिर भी हम प्रशंसा करते हैं, प्रश्न बनाया है ताकि लोग पढ़ें, और पढ़ने वाले ही होते हैं। और लोग कौन इसमें होंगे? जो किताब पढ़ रहे हैं, बढ़िया से किताबों का अध्ययन कर रहे हैं। नकलची इसमें हाथ पैर नहीं मार सकता, इस बात की हम प्रशंसा करते हैं। सरल रहने पर नकलची हाथ पैर ज़्यादा मार लेगा, इसमें हाथ पैर नकलची नहीं मार सकता है, ध्यान दीजिए। तो इतना समझ में आ गया होगा, हमने बहुत ज़्यादा बताया। अब यहीं पे आप प्री का प्रश्न लिख सकते हैं कि निम्न कथनों पर विचार करें, ऐसा प्रश्न बनाया जा सकता है। प्रश्न एक प्रश्न इस पे लिख सकते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 लिख दिया है,
नंबर 2 लिख दिया है, नंबर 3 लिख दिया है। नंबर 1 में क्या लिखे हैं, जैव खेती से। अब देखिए जैविक नहीं लिखा है, जैव थोड़ा सा हम लोगों के लिए टेक्निकल लगता है। जैव खेती से सिंचाई अंतराल में कमी आती है। अगले में लिख दिया जैव खेती को शून्य आधारित कृषि कहते हैं। अगले में दे दिया जैविक खेती करने वाला भारत का जैविक खेती 100% जैविक खेती करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप बना है। 100% जैविक खेती करने वाला राज्य ये दे दिया। अब इसमें दे दिया है निम्न में से कौन सा कथन असत्य नहीं है। असत्य नहीं, इसका मतलब सत्य है। ये मेन चीज, असत्य नहीं है। ए में लिखा है केवल 2 और 3। बी में लिखा है केवल 3। सी में लिखा है केवल 1 और 2। डी में लिखा है इसके बाद लिख दिया है, मान के चलिए 1 2 हो गया है, 2 3 हो गया है। एक 2 और 3, यानी कि कौन सा ऐसा बना सकते हैं। अब देखिए इसमें आपको करना, इस प्रकार का प्रश्न बनाया है, लड़का कंफ्यूजन कहाँ होगा। लड़का जो है इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, ये तो फैक्ट है। अगर नहीं जा रहा तो उसके लिए कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। ये मतलब थोड़ा सा टपकल बना है। तो 100% जैविक खेती करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप बना, अभी मैंने बताया, ये स्टेटमेंट सही है। जैविक खेती से सिंचाई अंतराल में जो है कमी नहीं आता, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होता है। यानी कि जो पहले हम सिंचाई कर रहे थे रासायनिक खाद से, अगर कर रहे थे महीने में 3 बार, अब 2 ही बार करना पड़ता, यानी कि अंतराल में वृद्धि हुआ है। तो ये चीज गलत लिख दिया है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। जैविक खेती को शून्य आधारित कृषि कहते हैं, गलत। प्राकृतिक खेती को कहते हैं शून्य आधारित, क्योंकि प्राकृतिक खेती में कोई लागत नहीं लगता। नेचुरल फार्मिंग में इसमें जो है ज्यादा नहीं लगता, फिर भी लगता है। संकर बीज तो पड़ सकता है, सिंचाई होगा ही, जुताई होगा, जुताई में पैसा नहीं लगेगा। ट्रैक्टर सबके पास नहीं है, ट्रैक्टर वाला जोतता बड़ा महंगा भैया। इस समय रोटावेटर आ गया है, और एक बार जुताने में मजा नहीं आता, 2 बार बढ़िया से, और अवश्य एक बार जुता दीजिए, फिर सिंचाई करिए, फिर उसके बाद जोत करके बढ़िया से बोए, फसल तब बढ़िया होता है ना। और जो गोबर की खाद बना रहे हैं, ले जा रहे हैं, उसमें मेहनत है ना, समय भी लगेगा, मेहनत भी ज़्यादा लगेगा। मेहनत नहीं, मेहनत। गांव में उसे लोग मेहनत कह देते हैं, मेहनत नहीं है, मेहनत है। तो ये शून्य आधारित नहीं हो सकता। शून्य आधारित जो होगा, जीरो बजट जो होता है, वो प्राकृतिक को कहते हैं। तो ये भी गलत लिखा है, इसलिए केवल कौन सही है जी। ऐसे प्रश्न आएंगे जब पढ़े रहेंगे तब।
हम इसी पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं। एक बार आप हमारे साथ बोलिए जय हिंद। धन्यवाद। वीडियो पर यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि सब्सक्राइब कर लिए तो लाइक वीडियो को जरूर करें, अच्छा लगा है तो, और सभी मित्रों में शेयर कर दें। चाहे जो भी मित्र हों, कम से कम उन्हें पता लगे क्या होता है यूपीएससी, क्या होता है पीसीएस, और क्या डिफरेंस है वनडे में कैसे तैयारी करने पे नौकरी मिलती है, और नौकरी है सब कुछ है। आम आदमी के लिए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए नौकरी का मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं। धन्यवाद।